Hello friends, this is Muskan from DN College Hisar and I'm gonna teach you the topic of organic chemistry, that is aromatic hydrocarbons. So, what are aromatic hydrocarbons? The aromatic hydrocarbons are unsaturated hydrocarbons which have one or more planar 6 carbon rings that are also called as benzene ring, to which hydrogen atoms are attached. Many aromatic hydrocarbons contain a benzene ring that is also referred to as an aromatic ring. Benzene ring को हम aromatic ring बोलते हैं. The benzene ring is stabilized by resonance and pi electrons are delocalized in the ring structure. So we can say that benzene is the simplest of the aromatic hydrocarbons, which are those hydrocarbons in which one or more ring has aromatic character due to the rearrangement of the pi bonding electrons in what would otherwise be alternating single and double bonds. Alkyl and aryl substituted benzene derivatives are called arenes. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक रिंग आपके पास एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो, ठीक है. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम अरीन्स भी बोल सकते हैं. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अरीन्स, जिसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं या अराइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं. यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन तो हम पढ़ ही चुके हैं, इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट इज टोल्विन. बेंजीन के पास एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है. यहाँ पर बेंजीन के साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, दैट इज़ टोल्विन, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्योंकि बेंजीन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर है. नेक्स्ट इज जाइलिन. जाइलिन ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा, पैरा, जिनमें दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक बेंजीन रिंग है. उनकी पोजीशन डिफरेंट है बस. इंडीन, नेफ्थलीन, बाइफिनाइल एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ही एग्जाम्पल हैं जिनमें ऐसी रिंग है जिनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर है और उनमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट दिए हों, ठीक है. इन सब के पास एरोमेटिक कैरेक्टर है, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अरीन्स में आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकते हैं, किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं. Arenes show position isomerism in their molecules. The isomers differ with respect to the relative positions of the alkyl substituents. In di-substituted derivatives, 3 isomers are possible. यहाँ पर जाइलिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट है, बस सेम स्ट्रक्चर है. आइसोमेरिज्म किस में शो होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, मतलब इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम होंगे, बस इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होंगी. दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स. जैसे ऑर्थोजाइलिन में दोनों ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर यूँ कहें कि दोनों ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हैं. और नेक्स्ट में मेटाजाइलिन में मेटा पोजीशन पर और पैराजाइलिन में पैरा पोजीशन पे, मतलब 1-4 पोजीशन पर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. मेटा में 1-3 पोजीशन पे और ऑर्थो में 1-2 पोजीशन पे. तो सो वी कैन से दैट दीज आर पोजीशन आइसोमर्स. सेम है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में भी, इसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं बट उनकी पोजीशन, जो सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट है. जैसे इसमें 1-2-3 पोजीशन पे दिए हुए हैं, तीनों ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं और तीनों 1-2-3 पोजीशन पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. इसमें 1-2-4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसमें 1-3-5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसमें 1-3-5 पोजीशन पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट उनकी रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट है.
सो दीज आर ऑल्सो द पोजिशन आइसोमर्स। तो अरेन्स क्या शो कर सकते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म, वो हम देख चुके हैं कैसे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और अरेन्स। अरेन्स को हम कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन क्या है, इनके मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले देखा जाए तो फ्रॉम फिनोल, फिनोल से कैसे बनाएंगे। फिनोल्स अपॉन हीटिंग विद जिंक डस्ट गेट रिड्यूस टू अरेन्स। फिनोल को हम हीट करेंगे विद जिंक डस्ट, जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में लिया गया है ताकि जो पार्टिकल्स हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जिंक की कैटेलिटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर डस्ट फॉर्म में लिया है, पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, फिनोल है हमारे पास और जिंक है। अब जिंक की ऑक्सीडेशन क्या होती है, जिंक क्या ऑक्सीडेशन शो करता है, Zn+2। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन शो लॉस करके जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा। अब हम इसको जब हीट करेंगे तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर हम फिनोल में देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई और पोलैरिटी की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो जाएगा एज H पॉजिटिव और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे वो कार्बन के पास चले जाएंगे, तो कार्बन नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ से इस कार्बन की इस कार्बन की नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव आयन आएगा और उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। एंड Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये मिलके क्या बना लेंगे, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल गया बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। जो हमें चाहिए था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। जब हम फिनोल और जिंक को हीट करेंगे तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, दैट इज़ बेंजीन। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करवाते हैं, इट इज़ डन बाय हीटिंग सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करवाने के बाद हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज़ बेंजीन जो हमें चाहिए, बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर इस तरह से Na2CO3 हमारे पास निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास निकल जाएगा, यहाँ से COONA और यहाँ से NaO। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा एज सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसमें उसकी टेंडेंसी है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस फॉर्म में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन फॉर्म।
ठीक है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लेकिन हमें ये आयंस नहीं चाहिए, हमें सॉलिड फॉर्म में ही चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ड्राई फॉर्म में रहे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। जो हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं वो एज इट इज़ हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो NaOH फॉर्म में ही रहे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में ना आए, मतलब आयंस ना बने, हमें सॉलिड फॉर्म में ही चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स वाई कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड। तो इस रिएक्शन को करवाने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट, जो हमें चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइन अपॉन पोलीमराइजेशन गिव्स अरीन्स। यहाँ पर हम एसिटाइलिन यूज़ कर सकते हैं, एसिटाइलिन या फिर इसको हम इथाइन भी बोल सकते हैं। इथाइन की अगर हम 3 यूनिट लें, ठीक है, यहाँ 3 यूनिट ली हुई है। अब यहाँ पर इस मैकेनिज़्म को हम इलेक्ट्रॉन फ़्लो के मेथड से भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ़्लो मैकेनिज़्म से भी हम शो कर सकते हैं पोलीमराइजेशन कैसे। अब इस इथाइन मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिए हुआ, तो एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, और एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट कंबाइन होकर हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन। तो बेंजीन बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। और इसको हम किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी रेड हॉट आयरन ट्यूब, उसकी प्रेजेंस में जब हम करवाएंगे तो वहाँ पोलीमराइजेशन हो जाएगा ऑफ एसिटाइलिन। और इसको हमने किस मेथड से शो किया है, इलेक्ट्रॉन फ्लो मेथड से, ठीक है। तो एक प्रिपरेशन ये भी है कि हम पोलीमराइजेशन के थ्रू भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। नेक्स्ट है बाय पासिंग स्टीम थ्रू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Upon passing steam, benzene sulfonic acid is hydrolyzed to give benzene। जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तब हमारे पास बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और ये एक रिवर्स प्रोसेस भी है, दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। बस उसी का रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमारे पास वापस बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ हम हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं इन द एसिडिक कंडीशन, यहाँ HCl लेंगे, दैट मीन्स एसिडिक कंडीशन में हम इसको हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं। तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, देखो, जब हम एसिडिक कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे वहाँ से H पॉजिटिव आयन आएगा, और ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए H पॉजिटिव आयन आ जाएगा यहाँ पर, और H पॉजिटिव आयन जुड़ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया जहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। इसके बाद थ्रू रेजोनेंस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहाँ पर इस बॉन्ड में चले जाएंगे, सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके बाद कार्बन और सल्फ़र के बीच में जो ये बॉन्ड दिया हुआ है ये टूटकर यहाँ पर देखो इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये देखो यहाँ दिया हुआ है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, और बेंजीन बन जाएगा जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट। उसके बाद सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के पास दोबारा एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वहाँ से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा,
ठीक है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर होता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज़ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ से हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू भी हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ज़रिए भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो हमने क्या क्या प्रिपरेशन की यहाँ पर? फ्रॉम फिनोल बाय डीकार्बोक्सिलेशन बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस और फ्रॉम एसिटाइलिन, एंड फोर्थ इज़ बाय पासिंग स्टीम थ्रू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 4 मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अरीन्स। नेक्स्ट है ये रिएक्शन किस तरह की देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जिनमें एरोमेटिसिटी होती है वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं। देखो, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन ऑल अरीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। Therefore, our study of aromatic compounds must begin with that of benzene. The characteristic reaction of aromatic compounds is substitution. देखो कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। One might predict addition because of the high degree of unsaturation in benzene and other aromatic compounds. However, addition would destroy one or more of the double bonds and thus the aromaticity. अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, बेंजीन की अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, वो भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें एक एडिशन रिएक्शन करवाएं तो वहाँ पर क्या होगा? उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, उसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ब्रोमीन का अगर हम एडिशन करवाएं बेंजीन रिंग पे तो 2 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे और एक कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी के कारण वो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप तो होगी नहीं, वहाँ पर हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन होगी, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। वो पहले ज़्यादा स्टेबल था कंपाउंड, वो अब कम स्टेबल हो रहा है। तो कम स्टेबल हो रहा है, ऑफकोर्स उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें और एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी है? +2 किलो कैलोरी, मतलब 2 किलो कैलोरी अमाउंट में एनर्जी हमने दी, तब जाकर ये एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द बेंजीन रिंग, ये रिएक्शन प्रोसीड हुई। आगे क्या लिखा है? आफ्टर एडिशन नो लॉन्गर वुड देयर बी अ p ऑर्बिटल on every carbon of the ring, allowing continuous overlap of the 6 pi electrons. With substitution, however, the integrity of the benzene ring is preserved, thus there is no loss of aromaticity. क्या कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर किसी तरह की डीलोकलाइजेशन नहीं रहेगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो चुका है, वहाँ पर नो रेजोनेंस, कोई किसी तरह का रेजोनेंस भी नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो वो कम स्टेबल हो रहा है, इसलिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी कंपाउंड की मेंटेन ही रहेगी, ठीक है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू बेंजीन इज़ एंडोथर्मिक बिकॉज इट रिक्वायर्स द लॉस ऑफ एरोमेटिक स्टेबिलिटी। द एडिशन इज़ नॉट सीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी को कम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। The substitution gives an aromatic product. The substitution is exothermic and it occurs readily in the presence of Lewis acid as catalyst.
सब्स्टिट्यूशन में हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगर एरोमेटिक है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी हमें एरोमेटिक ही मिलेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की एरोमेटिसिटी ख़त्म नहीं हो रही है। वहाँ पर सिर्फ हम एक सब्स्टिट्यूएंट को हटाकर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ रहे हैं, या फिर हम बेंजीन के केस में बात करें तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक नया सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किसी तरह का कोई एडिशन नहीं हो रहा, वहाँ बस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर में कोई लॉस नहीं होगा। एरोमेटिसिटी एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। तो जो अगर हमारे पास रिएक्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड था, प्रोडक्ट में भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड ही मिलेगा। इसलिए यहाँ रिएक्शन में हमें किसी तरह की एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी। दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दी है -10.8 किलो कैलोरी, मतलब यहाँ पर 10.8 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही थी, जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हमेशा इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेंगे इन केस इनफैक्ट एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं देंगे। अगर हमें एडिशन रिएक्शन करवानी है तो वहाँ एरोमेटिसिटी लॉस करवानी पड़ेगी, उसके लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो बेंजीन है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो हमेशा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ना कि एडिशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक लिखा हुआ है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देगा उस कंपाउंड में, दैट इज़ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस on benzene nucleus are very simple. A hydrogen on the ring is replaced by an electrophile in the presence of a Lewis acid as catalyst. अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हम एक लुइस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। लुइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। लुइस एसिड किन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लुइस बेस किन्हें बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो यहाँ पर हम लुइस एसिड को एज कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। द कैटलिस्ट एक्ट्स टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। किसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल को। ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द रिएजेंट ई ए। यहाँ पर ई ए का मतलब है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ई ए के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम तोड़ेंगे, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब ए के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ए विल बी रिलीज्ड एज एनायन एंड ई विल बी रिलीज्ड एज कैटायन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव विच फॉर्म्स अ बाई प्रोडक्ट विद द एनायन। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस कर देगा, वहाँ पर खुद जुड़ जाएगा, और वहाँ पर H पॉजिटिव जो रिलीज़ हुआ है वो ए के साथ, दैट इज़ ए नेगेटिव, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और HA बन जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा बेंजीन में। दैट इज़ द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमेशा एक लुइस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। लुइस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनकी प्रेजेंस में वो एक कैटलिस्ट का काम करेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में। तो यही था मैकेनिज़्म।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बेंजीन इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये एग्जाम्पल किए थे। फिर किया था आइसोमेरिज्म, मतलब किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये? पोजीशन आइसोमेरिज्म, and the isomers which show position isomerism are called position isomers. नेक्स्ट है मेथड पढ़े थे हमने कि अरीन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन कैसे करें। दैट इज़ फ्रॉम फिनोल डीकार्बोक्सिलेशन by the polymerization of alkynes by passing steam through benzene sulfonic acid। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना कि एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमेशा हमें उनकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी हमेशा मेंटेन रख के चलना है। ठीक है, उसको लॉस नहीं करवाना है। अगर वो लॉस हो गई तो वो कंपाउंड्स अनस्टेबल हो जाएंगे, या फिर कहें कि उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता कि उनकी स्टेबिलिटी कम हो, इसलिए हमेशा हमें इनकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करके ही चलना है। तो ये किस तरह की रिएक्शंस देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उनका मैकेनिज़्म पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।